इस वीडियो में हम केमिकल कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास कैलकुलेट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट करने के लिए पीरियोडिक टेबल को किस तरह से यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद हम डिफरेंट कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूलाज को अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि सही से मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें उस कंपाउंड के केमिकल फार्मूला की परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। और फिर हम इस सब इन्फॉर्मेशन के साथ इन 5 कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अगर हमें इन पाँचों कंपाउंड का मास कैलकुलेट करना आ गया तो हम दुनिया के किसी भी कंपाउंड का मास ईजिली कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास या फार्मूला मास किसी भी कंपाउंड में प्रेजेंट सभी आइटम्स का टोटल एवरेज एटॉमिक मास होता है। मॉलिक्यूलर मास में और फार्मूला मास में फ़र्क सिर्फ इतना है कि मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स का होता है और फार्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स का होता है। अभी हम इन दोनों के डिफरेंस में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों टाइप्स को हम फ्यूचर वीडियोस में डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट करने के लिए हमें उन कंपाउंड में प्रेजेंट सभी एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास पता होना चाहिए, और इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं। पीरियोडिक टेबल में हर एलिमेंट के सिंबल के साथ कुछ नंबर्स मेंशन होते हैं। इन नंबर्स में से जो सबसे छोटे वाला होल नंबर होगा वो तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, और जो डेसिमल वाला नंबर होगा वो उसका रिलेटिव एटॉमिक मास होगा। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हमें एटॉमिक नंबर नहीं चाहिए, तो इसे हम निकाल देंगे। और अगर हम इस रिलेटिव एटॉमिक मास के साथ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट लगा दें तो ये उस एलिमेंट का एवरेज एटॉमिक मास बन जाएगा। डिफरेंट पीरियोडिक टेबल्स में एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास को डिफरेंट पोजीशंस पर अरेंज किया होता है, लेकिन ये जहाँ कहीं भी हो, इन नंबर्स में से जो सबसे बड़ा और डेसिमल नंबर होगा वो उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास होगा, और उस नंबर के साथ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट लगाकर हम उसको एवरेज एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर देंगे। अब हम इन 5 केमिकल कंपाउंड्स का मास कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और पानी का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम पानी का जो केमिकल फार्मूला है उसको समझते हैं। ये जो लेटर्स हैं ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का सिंबल है, और सिंबल की बॉटम राइट साइड पर जो नंबर है वो उस एलिमेंट के टोटल एटम्स को शो करता है। और अगर किसी सिंबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, यानी पानी के एक यूनिट में, जिसको मॉलिक्यूल भी कहते हैं, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम होगा। फिर इसके बाद हम पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास फाइंड करते हैं। तो हाइड्रोजन का एवरेज एटॉमिक मास है 1.008 और ऑक्सीजन का है 15.999। डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एक्यूरेसी आप हाइड्रोजन के मास को 1 लिख सकते हैं और ऑक्सीजन के मास को 16 लिख सकते हैं। तो H2O का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम सभी एलिमेंट्स के मासेस को इस तरह सीरीज में लिख लेंगे। फिर हाइड्रोजन के क्योंकि 2 एटम्स हैं तो इन्हें हम इकट्ठा करके ऐसे भी लिख सकते हैं, और फिर हम इस इक्वेशन में सभी एलिमेंट्स के मासेस को पुट करके इन्हें ऐड कर लेंगे और हमारे पास पानी का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। और कैलकुलेटेड वैल्यू के साथ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट लगाना लाजमी है। फिर बाज़ औक़ात क्या होता है कि हमारे पास एक केमिकल फार्मूला में कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं, जैसे कि इस कंपाउंड के केस में है। तो इस केस में भी टोटल मास कैलकुलेट करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। कार्बन के 1 और 1 2 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 3 और 1 4 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 1 और 1 2 एटम्स हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मास तो हमें पता ही है, और कार्बन का मास है 12.011। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले सभी आइटम्स को सीरीज में लिखेंगे। फिर हम सेम एलिमेंट्स के एटम्स को इकट्ठा कर लेंगे और सभी के मासेस की वैल्यू को पुट करके, जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल में सॉल्व किया था, इन सब को भी सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। अब ये जो 2 कंपाउंड्स हैं ये पिछली एग्जाम्पल से डिफरेंट है। ये जो ब्रैकेट्स हैं इसका मतलब है कि इन ब्रैकेट्स के अंदर जो ग्रुप ऑफ एटम्स हैं वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, और जो ब्रैकेट्स के बाहर ये नंबर है ये उस ग्रुप ऑफ एटम्स की रेपिटेशन को इंडिकेट करता है। यानी एल्यूमिनियम तो इस ब्रैकेट से बाहर है तो उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे, और ब्रैकेट्स के बाहर क्योंकि 3 है तो इसका मतलब है कि NO3 ग्रुप जो है वो इस कंपाउंड में 3 बार रिपीट हो रहा है। ऑक्सीजन का मास तो हमें पता ही है, लेकिन नाइट्रोजन और एल्यूमिनियम का मास हम पीरियोडिक टेबल से फाइंड कर लेंगे। तो नाइट्रोजन का मास है 14.007 और एल्यूमिनियम का मास है 26.982। फिर जिस तरह हमने पिछली एग्जाम्पल्स में सेम आइटम्स को ग्रुप किया था, इसी तरह इस एग्जाम्पल में हम इस NO3 ग्रुप को इकट्ठा कर लेंगे, और फिर हम सभी आइटम्स के मास की वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। और यहाँ पर हमने ध्यान रखना है कि जो 3 है ये इस सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन के मास से। और फिर जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें इस कंपाउंड का फार्मूला मास मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट कंपाउंड भी पिछले वाले कंपाउंड की तरह ही है, फ़र्क सिर्फ ये है कि पहले वाले में ब्रैकेट्स केमिकल फार्मूले में एंड पर थी और इस वाले कंपाउंड में पहले हैं, यानी 2 NH4 ग्रुप्स के साथ एक SO4 ग्रुप अटैच्ड है। हमें नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एवरेज एटॉमिक मासेस तो पता ही है। सल्फर के मास को हम पीरियोडिक टेबल से फाइंड कर लेंगे, जो कि 32.066 है। पिछली एग्जाम्पल की तरह इस एग्जाम्पल में भी हम सभी आइटम्स को और ग्रुप ऑफ आइटम्स को इकट्ठा कर लेंगे और फिर इनको इनकी वैल्यूज़ के साथ रिप्लेस कर देंगे। अगेन मैं ये दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जो ये 2 है इसको हमने NH4 ग्रुप के सभी आइटम के टोटल मास से मल्टीप्लाई करना है, ना कि सिर्फ नाइट्रोजन के मास से। और अगर हम इस इक्वेशन को सही से सॉल्व कर लेंगे तो हमें इस कंपाउंड का भी फार्मूला मास मिल जाएगा। अब लास्ट में जो ये केमिकल फार्मूला है ये बाकी सभी फार्मूला से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें डॉट के बाद एक नंबर आ रहा है और उसके बाद पानी का केमिकल फार्मूला है। अगर किसी भी केमिकल फार्मूला में इस तरह से कोई नंबर लिखा हो और उसके बाद वाटर हो तो इसे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। खैर अभी हमें नाम तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि इस तरह के कंपाउंड्स का फार्मूला मास कैसे निकालना है।
तो जिस तरह हमने पिछली 2 एग्जांपल्स में ब्रैकेट वाले ग्रुप ऑफ एटम्स के मास को ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया था, इस एग्जांपल में भी हम डॉट के बाद वाले नंबर से पानी के मास को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसे ZnSO4 के मास में ऐड कर लेंगे और इस तरह हमें इस कंपाउंड का फार्मूला मास मिल जाएगा। ऑक्सीजन, सल्फर और हाइड्रोजन का मास तो हमें पता ही है। जिंक का मास हम टेबल से देख लेंगे जो कि 65.38 है और फिर हम फार्मूला मास को कैलकुलेट करने के लिए अपनी इक्वेशन को रीअरेंज करके इन सब के मासेस की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करने के बाद हमें हमारे कंपाउंड का मास मिल जाएगा। और अब लास्ट में अगर हम इस सारे प्रोसेस को समराइज़ करें तो किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास कैलकुलेट करने के लिए हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, उस कंपाउंड का केमिकल फार्मूला और फिर उस फार्मूला के सभी एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस हम पीरियोडिक टेबल से फाइंड कर लेंगे और केमिकल फार्मूलाज को समझने के लिए हमें ये कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। एलिमेंट्स के सिंबल की बॉटम राइट साइड पर उस एलिमेंट के टोटल एटम्स मेंशन होते हैं और अगर किसी सिंबल के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका सिर्फ एक ही एटम है। फिर अगर किसी फार्मूला में कोई सिंबल रिपीट हो रहा है तो फिर भी कोई मसला नहीं है, हम उस एलिमेंट के सभी एटम्स को एक साथ ऐड कर लेंगे और फार्मूले में पुट कर देंगे। फिर बाज़ वक़्त केमिकल फार्मूला में कुछ ग्रुप ऑफ एटम्स रिपीट भी होते हैं, उन रिपीट होने वाले ग्रुप का मास कैलकुलेट करने के बाद बाहर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और रिमेनिंग मास में ऐड कर देंगे और फिर आखिर में कुछ कंपाउंड्स में वाटर क्रिस्टलाइजेशन को डॉट लगाकर मेंशन किया जाता है। इस केस में भी हम पानी के टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल के साथ मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग मास में ऐड कर देंगे और हमें हमारा मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास मिल जाएगा। और फिर एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कैलकुलेटेड मास के साथ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट लगाना लाजमी है। और अगर हम इन 8 पॉइंट्स को याद रख लें तो हम दुनिया के किसी भी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर या फार्मूला मास इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मोल को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस कंसेप्ट को भी हम कुछ एग्जांपल के साथ इजीली अंडरस्टैंड कर लें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।